अच्छा। तो शबीर भाई और मुदस्सिर भाई के बड़े एक डाइवर्स बैकग्राउंड से, तजर्बे के अतबार से, लेकिन जिस ठिकाने पे आप बैठे हैं, जिस काम पे आप वो बैठे हैं, वो मेरे ख्याल में वो बहुत एक नीडेड डायरेक्शन है जो हमारे यहाँ मजहबी तहरीकें नहीं लेती। सिविल एक्टिविज्म, रिसर्च वर्क, थिंक टैंक वाला काम करना, लॉबिंग करना, हमारे यहाँ वो होता है गोली मारी और पहाड़ पे चढ़ गए अगले दिन। यानी वो जो एक जज्बातियत किस्म का होता है ना कि अभी हमें रिजल्ट चाहिए और फौरी खिलाफत से नीचे बात नहीं होगी, या बिल्कुल ही हम मतलब तज़किया तो नफ्स की उसमें डूब जाते हैं, या बिल्कुल ही हम कहते हैं कि अब जाके दीवार से टक्कर मारेंगे और या आर या पार। तो उसके जो दरमियाना रास्ता है जिसके अंदर, और मेरे ख्याल में हमारा दीन भी मियाना रवि का रास्ता इख्तियार करने वाला दीन है, और नीड ऑफ द आवर जो है उसके अंदर ये लोग शामिल हैं। तो आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ, बहुत आप दोनों की मेहरबानी। लाहौर इत्तेफाक से आए हुए थे आप, आपका प्यार है। अब ये तो है कि आपको हमने रूखा सूखा ही यहाँ बिठाया हुआ है, लेकिन ये बात कैमरे पे ना बता दीजिएगा। नहीं, ये उनकी जो मोहब्बत ही बहुत है, बिल्कुल भी हमारे लिए काफ़ी। आपने कहा और मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है ये। अब इसमें चूंकि मौजूद बहस इस वक्त कश्मीर, RSS बीजेपी की पॉस्चरिंग, जियो पॉलिटिकल नक्शे बदलने की सूरत हाल, गल्फ का तावान देना $3 ट्रिलियन का, और गाजा की जो एक वो दुखती है हमारी वो एक जख्म जो खुला हुआ है उम्मत का, और अब मोदी का या RSS का या हिंदुत्व का आखिरी मार्का जैसे सामने आ गया, जैसे आप फरमा रहे थे। मेरे बाकी साथी जो हैं इस्माइल और असद वगैरह वो तो नाकिद हैं, लेकिन मैं आप लोगों की राय से इत्तेफाक करता हूँ। सही बात। तो उसका ज़रा अगर इजहार किया जाए तो शुरू करते हैं इस पे गुफ्तगू के। ये जो मार्का है जो 18 मई तक मुलतवी किया गया है, क्या ये दोबारा खुलने के इम्कानात हैं हजरात? अच्छा, 18 मई तय हो गया। 18 मई उन्होंने इंडिया ने जो है वो सिंदूर वाला जो है ना, सही है, और वो वहाँ अपना वो एयर ट्रैफिक भी 18 तक मतलब अभी फेरे लगाने बाकी हैं। अभी सिर्फ मांग में सिंदूर भरा है। ऐसा ही पहले फेरे लगते हैं या बाद में? मुझे इसकी तरतीब नहीं अंदाजा। इनका निकाह जो होता है मतलब ये डिपेंड करता है कल्चरली, हाँ, क्योंकि वो बहुत डाइवर्सिटी है वहाँ पे साउथ में। क्या होता है, एक डिस्टिंग्विशमेंट कर दीजिएगा। रिवाइवलिस्ट कैसर व अहमद राजा साहब वाली एक ग्रुप है और वो कंटेंट क्रिएशन वगैरह करते हैं। आप लोगों का इदारा एग्जैक्ट नाम बनता है द रिवाइवल है। द रिवाइवल वो हमने उनको पहले से बताया था जब उन्होंने कैसर भाई ने जो द रिवाइवलिस्ट नाम रखा था, थोड़ा गिरा भी हमने किया जी आप सड़ा नाम ले रहे तुसी जेड़ा ना वो ऐसे होता है ना कि अल मशहूर गलाटों की जलेबी तो और साथ असली वाले हम असली गलाटों की जलेबी और उसके साथ दुकान खोलती है, वो उसका नाम होता है ग्रेट जलेबी। ऐसा ही है। तो द रिवाइवल जो है बेसिकली तो एक मूवमेंट है, नहीं मूवमेंट इन द मेकिंग है। तो हमारा काम सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं है, रिसर्च वर्क भी है। असल में हम रिसर्च वर्क से फिर आगे रिसर्च वर्क से फिगर आउट करना कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर सॉल्यूशंस उनके फिगर आउट करना, और फिर उसके आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर जो सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, यानी बहुत से लोग कहते हैं कि रिकमेंडेशंस, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे एक रिसर्च या एक थिंक टैंक के मॉडल को समझते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस तक नहीं महदूद रहना चाहते। हम तो कहते हैं कि आगे फिर एडवोकेसी के ज़रिए से, जिसमें आपकी लिटिगेशन है, जिसके अंदर लॉबिंग है या फिर पब्लिक प्रेशर है, उसको बिल्ड करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक उसे लेके जाया जाए। तो ये एक पूरी एक मूवमेंट का काम है, ज़रूरी बात है। उसमें सिर्फ रिसर्च वर्क नहीं है, रिसर्च वर्क एक बहुत ही की फैक्टर है उसके अंदर, लेकिन उससे आगे फिर एडवोकेसी जिसे आप कहते हैं। दुनिया जहान में ये मॉडल चलता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है ये मॉडल खास तौर पे मजहबी तबके के अंदर ये चीज़ नहीं। हाँ बिल्कुल, आपने लॉजिकल एंड तक पहुंचाना सही आइडेंटिफाई किया है कि जो सेकुलर तबका है या हमारे लेफ्ट की जो जमातें हैं, उनके अंदर तारीख में हमने देखा है कि एडवोकेसी ग्रुप्स रहे हैं, और ख़ासतौर पर लिबरल्स और सेकुलर्स तो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से काम करते हैं। लेकिन मुस्लिम यानी जो इस्लामिक जो जमातें हैं, उनके यहाँ ज़्यादातर ये तसव्वुर नहीं रहा है, और उनके यहाँ अंडरस्टैंडिंग यही थी कि बस किसी तरीके से ताकत को हासिल किया जाए और उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। यानी अभी फ़िलहाल जो है बल्कि कई लोगों से अगर आप कोई थोड़ी निजी सतह की बात करें कि यार ये सिविल राइट्स का बड़ा मसला चल रहा है, डिसअपीयरेंसेस का, तो कहेंगे अगर खलीफा होता तो ये ना होता, अगर खलीफा हो जाए तो अरे यार बात ही वो आसमान से शुरू करते हैं। वो पास्ट और फ्यूचर में बात करते, प्रेजेंट में नहीं होती, यहाँ से बच के निकल जाते हैं। वो हियर एंड नाउ जो है ना बड़ा मैटर करता है। असल में इन सब में के अंदर ये मसला था कि एक वेग डिस्टेंट ड्रीम आइडियोलॉजीज बन के रहेगी ना,
कि एक सोच है कि जी खिलाफत कायम होगी, ठीक है, या फिर हम ताकत हासिल करेंगे इलेक्टोरल जो प्रोसेस के ज़रिए से हम करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है, हाँ जी, अभी काम हमारा जो है, काम इससे हमारा ताल्लुक नहीं, लेटेंसी में चला गया। हाँ, लेटेंसी में। अब होता यह है कि जब आप एक नज़रिया पेश कर रहे हो बार बार अपने मेंबरान के सामने, लोगों के सामने, और वो उसकी तामील नहीं हो रही, यानी वो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो फिर वो वेग डिस्टेंट ड्रीम बन के रह जाता है। और उसके साथ फिर एक डिस्कनेक्ट भी आ जाता है। मतलब यह है कि अब अभी तो फ़िलहाल दर्स कुरान है, तरबियत है, तज़किया है, और वो जब वक्त आएगा तो फिर हम देखेंगे। तो जब इसके अंदर एक डिस्टेंस आता है ना, तो फिर उसमें एक नई चीज़ फिर शामिल हो जाती है, मायूसी, कि यार ये तो काम, हाँ, नाकामी। जैसे आप मतलब कई लोग, मैं जमातों के नाम नहीं लेता, बहुत सी मजहबी तहरीकें हैं, उनके अंदर शामिल हो के जैसे खिलाफत का ख्वाब देख के या कोई इस तरह के निज़ाम का ख्वाब देख के जब वो 2-3 साल में मायूस होते हैं, तो वो मुकम्मल मुदल्लल तौर पे मायूस हो जाते हैं, टोटल बिल्कुल जैसे वो इंटरनलाइज करके बिल्कुल बैठ जाते हैं। और अक्सर लोग नमाज रोजे से भी फिर वो भागने लगते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। आजकल खासतौर पे जो नौजवान नस्ल है वो तो बहुत ज़्यादा इससे असर कबूल कर रही है। तो इसमें जैसे आप लोग डोमेस्टिक पॉलिसी और ये सब प्लानिंग में भी शामिल हैं और लॉबी वर्क करने में, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी का इतना बड़ा ये ऐसे आपके लिए क्राइसिस आ चुका हुआ है, जो 20 साल से इन द मेकिंग है, मुशर्रफ दौर ऑनवर्ड्स जो इन द मेकिंग था, और फिर जो बाजवा डॉक्ट्रिन की शक्ल में आया, तो वो तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सी एक सूरत हाल बन गई थी। तो इस तरह के क्राइसिस के अंदर आपको लगता है कि आप जैसी जमात, आप लोग तो शुरू हुए हैं अभी काम में, तो अभी जल्दी से क्या स्पेस है जो मजहबी तबके को ऑक्यूपाई करनी चाहिए कि वो पोस्चरिंग करें जो दीन, मिल्लत, मुसलमानों की इज्तिमाइयत के लिए बेहतरी का सबब बन सके? वो क्या ऐसी पॉलिसी जो इख्तियार होनी चाहिए शबीर साहब? अभी जो मतलब मजहबी तबका, बच्चे सुन रहे हैं, कहीं कोई जमात इस्लामी में होगा, कहीं फलानी जमात में होगा, कहीं किधर होगा, तो वो क्या ऐसे स्टेप्स हैं या क्या ऐसी एडवोकेसी है जिसकी तरफ जाना है? असल में जो द रिवाइवल ने मतलब जो हमारी पॉलिसी है, सिंपली मैं आपको बताऊं कि हम चाहते हैं कि जैसे अंबिया का तरीक़ेकार रहा है काम करने का, एक तो वो पुरअमन रहा है, और दूसरी चीज़ जो है अंबिया क्या है कि वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने बात की है। कोई भी मतलब उसमें कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई है, ना ही कोई छुप के कोई हरकत की है, ना कोई बदअमनी फैलाई है। राइट फ्रॉम नूह अलैहिस्सलाम से लेकर अगर आप देखते हैं ना, पूरे उनके बाद हूद अलैहिस्सलाम आते हैं, उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम आते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर उनके साथ लूत अलैहिस्सलाम आते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम और ये मूसा अलैहिस्सलाम। इनकी तहरीकात को जब आप देखते हैं ना, तो यहाँ पर पुरअमन जदोजहद है, लेकिन उन्होंने मुख्तदिर हलकों को जो है एड्रेस किया है, और उस वक्त सोसाइटी के जो भी इश्यूज़ थे उनको उन्होंने हाईलाइट किया है। और एक लंबे अरसे तक नूह अलैहिस्सलाम ने तो कहते हैं 950 साल तक जदोजहद की, और बाकी अंबिया का भी इसी तरह रहा, लेकिन उसमें आप देखिए कि वो सब कामयाब हुए, और उनके मुकाबले में जो कौमें थी जो है ख़त्म हो गई और उनको कामयाबी मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में जो मेहनत की, उसके बाद आपने हिजरत की तो आपको स्टेट मिल गई बगैर लड़ाई के जी। तो द रिवाइवल की यही पॉलिसी है कि आज के दौर में इज्तिहाद करके पूरा आज के हालात को देखने के बाद देखा जाए कि कैसे काम किया जा सकता है, लेकिन कोई भी जो है वो बदअमनी, कोई इंतहा पसंदी, कोई ऐसी हरकत, इंतशार, फतवेबाजी, जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आप मायूस नहीं होते हैं। हर बात है, गोल्स जो हैं वो बड़े रियल हैं, अचीवेबल हैं, डायरेक्ट हैं, ऑनेस्ट हैं, जैसे हालत जंग में नहीं आप कांस्टेंटली रहते। इस पे दो चीज़ें जो है ना, जो शबीर भाई ने कहा कि एक तो यह कि हमारा एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से क्या स्टैंस होना चाहिए, ठीक है। नज़रिया हमेशा देखें, जो नौजवान भी सुन रहे हैं, कि नज़रिया हमेशा एक एम्बिशन होता है, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं होती कि यार वो अभी मार्ज़ वजूद में आ जाएगा। उस एम्बिशन को दोहराना और वाज़े करते रहना ये ज़रूरी है, लेकिन अभी इस वक्त क्या हम अपने एम्बिशन को इमीडिएटली हासिल कर सकते हैं या नहीं हासिल कर सकते? तो ज़्यादातर तो ये नज़र आता है हमें कि अभी एम्बिशन है, उस पर काम करना बाकी है, लेकिन इस वक्त करंटली पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर हो सकता है एज ए नेशन,
एज अ मुस्लिम हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है, एज अ नेशन बतौर पाकिस्तानी के हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है, और पाकिस्तानी स्टेट के लिए क्या बेहतर हो सकता है, ये आपको वाजे करना रिसर्च के बाद ये हमारा काम है कि हम इसके ऊपर जो है वाइट पेपर्स। बिलाल भाई होते हैं उनके दो, वो थोड़े नाकिद हैं, वो पहले तंजीम के साथ भी हुआ करते थे, उनके दो सवाल थे। एक तो उन्होंने फरमाया, एक स्टेटमेंट थी कि जो मजहबी इज्तिमाई IQ है वो लो IQ ही है जनरली, और उसके ऊपर उन्होंने फॉलो अप कहा कि जैसे कि आप तंजीम इस्लामी का ही एक ऑफ शूटर, वो ये बतौर नाकिद पूछ रहे हैं कि जैसे कि मतलब ये एडवोकेसी वर्क, ये मतलब ये एक डिलेड वो ही तस्वुर है, लेकिन उनमें और आप में ये फ़र्क है कि वो, मैं जवाब भी देता हूँ आपकी जानिब से, कि वो एक इनकलाब के लिए बिल्टअप करना चाह रहे हैं फ्यूचर के अंदर। आप कह रहे हैं हियर नो हम काम करेंगे एडवोकेसी का। इसमें बड़ा वाज़े फ़र्क है, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ। बड़ा वाज़े फ़र्क है। देखें, डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं और या मौलाना मौदूद रहमतुल्लाह जो हैं, इनका जो सबसे बड़ा एक मसला रहा मनहज के हवाले से, और वो हमने बड़ी लेटेस्टली अभी हमने लेटली बड़ा डिस्कस भी किया है इसको। हामिद कमालुद्दीन बड़े मशहूर प्रोग्राम में आते हैं, आलम दीन भी हैं, और ख़ासतौर पे इंडो पाकिस्तान की जो तहरीकी अमल है उस पर भी, और अरब आलम अरब में भी बहुत ज़्यादा अहमियत जी। तो उनके साथ 2 पॉडकास्ट है मेरी, अगर आप जिन लोगों ने नहीं सुनी वो ज़रूर देख लें हमारे चैनल पर जाके। तो हमने बड़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया, और एक टर्म उसमें से निकली फिक्सेशन ऑफ मनहज, कि जब आप मेथोडोलॉजी को फिक्स कर देते हैं एक लीनियर वे में कि यार ये मनहज बस ये तरीक़ाकार है, उससे क्या होता है कि आप बाकी तमाम वेन्यूज़ को क्लोज कर देते हैं, तहरीक मुंजमद हो जाती है। अब ये मसला मौलाना मौदूद रहमतुल्लाह ने भी किया कि हमने अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ज़रिए से ही, अब ये से ही है ना, चेंज लेके आनी है, ताकत आएगी तो फिर हम देखेंगे। डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ने कहा कि भी इनकलाब का ही वाहिद रास्ता है। अब ये अगर आप सुन रहे होंगे या आजकल के जो नौजवान हैं वो इसको बड़ा एक अट्रैक्टिव है उनके लिए, रोमांटिसाइज मामला, यार यही है सही, बाकी सब तो सही है ही नहीं। लेकिन इससे क्या होता है कि बाकी तमाम जो वेन्यूज़ हैं वो बंद हो जाते हैं। अब ये जो एडवोकेसी वाला वर्क है, अब हम तकरीबन जो दी रिवाइवल के जो एरियाज़ हैं 9 डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें एक एरिया ठीक है सिविल रेजिस्टेंस का है कि यार पब्लिक प्रेशर के लिए आप सिविल रेजिस्टेंस की तरफ जाएं। उसमें फिर यह है कि स्टेट रिफॉर्म्स, उसके अंदर राइट्स की जो स्ट्रगल है, उसके अंदर इस्लामाइजेशन की स्ट्रगल है, उसमें मसलन मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आपने राइट्स की स्ट्रगल है, मिसाल तौर पे एक आदमी अगवा होता है, रियासती इदारे उसको उठा लेते हैं, पिंडी इस्लामाबाद कराची, जहाँ पे आम तौर पे जो हस्ब मामूल रहा है वो ये है कि सिविल राइट्स की लिबरल तहरीकें, लेफ्ट वाले वो उसको ओनरशिप देंगे, उसकी एडवोकेसी करेंगे, उसके लिए अदालत में लड़ेंगे केस। मजहबी तबका सीन से होता है गायब, बिल्कुल। तो अब ये सब काम न तंजीम ने करना है माजरत के साथ, नहीं जमात ने करना है ना। जमात के अच्छा क्यों नहीं करना, सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं करना? वो उन्होंने अपने आप को फिक्स कर लिया हुआ है उसके अंदर, बिकॉज इट हैज बीन फिक्स्ड, द मनहज हैज बीन फिक्स्ड कि यही ये हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, अभी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारे मतलब डोमेन में भी नहीं आता है। क्योंकि अभी हमने क्या करना है, तरबियत देनी है, तज़किया करना है, हमें मोतदबे तादाद चाहिए। अगर डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह के उसको देखें मनहज को, कि हमें मोतदबे तादाद चाहिए, वो जितने भी हैं वो जब भी होंगे उसके बाद वी विल सी कि यार क्या मतलब ये चीज़ें। अच्छा, जो जमात के अंदर ये है कि जब तक इलेक्शन में हम फतह हासिल कर लें उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है जी। तो अब ये है कि जो अभी इस वक्त सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आपने सिंपल एक केस स्टडी बताई कि यार कोई उठा लिया जाता है और उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करना, सिंपल के किसान हैं, उनके राइट्स उनको नहीं मिल रहे, ठीक है। अब ये मसला ना तो तंजीम इस्लामी का होगा, ना ये जमात इस्लामी का होगा कि इस पे बात, और ना ही बाकी मजहबी जमातों का भी नहीं। अच्छा, इसमें अगर जमात इस्लामी का भी कुछ इंटरेस्ट होगा तो वो सिर्फ इसलिए होगा कि एक पब्लिक जो है ना इशू है उस पर बात करके, जैसे किसी भी सियासी जमात का, हाँ, किसी भी सियासी जमात, उनको कभी भी आप उससे पूछेंगे यार आपने रिजॉल्व करवाना है मसला या नहीं, वो कहेंगे यार नहीं अभी इशू हॉट है तो हमें इस पर बात करनी है, बात कर लेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे उठ के। जबकि जो राइट्स की स्ट्रगल है, जो कि आमतौर पे हमारे यहाँ या तो लेफ्ट की जमातें करती रहीं या फिर सेकुलर्स करते रहें, उनका ये कंसर्न होता है कि यार हमने इस इशू को रिजॉल्व करवाना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ज़रिए बात है पब्लिक अवेयरनेस देनी है, और स्टेट लेवल पे जो रिफॉर्म या पॉलिसी में कोई मसला है देखें, वो एडवोकेसी वर्क करते हैं, फंड्स रेज करते हैं, एनजीओज बनाते हैं, वकील करते हैं, सामने मीडिया पर्सनैलिटीज खड़ी करते हैं, मीडिया इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, एकेडमिक्स में बात को लेके आते हैं,
दे डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। बिल्कुल सही बात है, दिस इज द राइट अप्रोच। बल्कि जो पाई इन द स्काई टाइप जो थिंकिंग है कि बिल्कुल जैसे वो ये नहीं कहते कि जब कम्युनिज्म का राज होगा अब करेंगे, तो फिर हम देखेंगे। ये नहीं, ऐसे नहीं है। मोहित बिन फारूक साहब का सवाल है कि उम्मत इस हाल में मायूसी कैसे ना हो और जज्बात को कैसे कंट्रोल करे। दिल तो यही करता है कि एक लम्हे में उम्मत एटलीस्ट जान और माल महफूज तो हो जाए। यानी जो एक जज्बातियत का शिकार होते हैं हम, इसका क्या आप कह ले एंटीडोट क्या है? मैं इसका ना एक मुख्तसर जवाब दूंगा। हमें क्यों मायूस होना है? ये मायूसी जो है फैलाई जाती है। अगर आप इस्लाम और उम्मत को ही लें तो पिछले 4-5 सालों में तो इतनी बड़ी क्या कहते हैं कामयाबियां हमें मिली है। अफगानिस्तान की कामयाबी क्या कम है, जहां 40 के करीब कंट्रियां जो है आई हुई थी अपने सारे रिसोर्सेज के साथ, सारे जंगी साजो सामान के साथ, वहां फतह हुई। आपने अभी देखे ये चंद जो थे हमास वाले, 2 साल से उन्होंने एक बड़ी पावर को जो एंगेज करके रखा हुआ है और उसको एक्सपोज किया। मेरे तो ख्याल में जो हमें बात तय जाती है कि पाकिस्तान के पास 7 से 9 दिन का माल है कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने का, तो नहीं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपको इन नौजवानों को ये समझ आना चाहिए कि आपको बांग्लादेश में इतनी बड़ी फतह मिली है, आपको शाम तकरीबन 65 साल के बाद मिला है, जहाँ 40, 50, 60 साल लोग जेलों में रह के आए हैं, जहाँ जुल्म की इंतहा हुई है। अभी आपको जो है भारत के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। और ये एक चीज़ जो फैलाई जाती है कि हमारे पास जो है सिर्फ 7 या 9 दिन का है, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये स्टेट की पॉलिसी भी और आर्मी का आप समझ लीजिए कि ये एक उसूल है। कम से कम जंग करने के लिए हमारे पास 30 दिन का हर तरह का जो है वो रसद कहें, कन्वेंशनल लड़ाई करना, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, वो हमेशा मौजूद रहता है। ये सिर्फ हमें मायूस करने के लिए ये बातें जो है फैलाई जा रही हैं। और इन नौजवानों को सोशल मीडिया की या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए और उस सोर्स पे जाना चाहिए जहां पर इनको ऑथेंटिक जो है वो इंफॉर्मेशन मिले। कामयाबी देख रहे हैं कि इंडिया ने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके पूरी जंग मसलत करके हमारे ऊपर एग्जैक्टली पूरे के पूरे माशरे को उन्होंने जो है वो वार हिस्ट्रिया में जो है मानसिक संतुलन जो है वो उनका तबाह कर दिया है। एक आखिरी इस मौजूद में बात करके मैं चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान वाले मसले पे भी आया जाए। अच्छा, इसको एक पॉइंट मैं इस पे भी बताना चाहता हूँ कि देखें, ये मैं पहले उनका रिपीट कर दूं। बिलाल साहब ने फरमाया कि मजहबी तबका कभी बाशऊर हुआ ही नहीं। अच्छा, सिविल राइट्स एडवोकेसी लॉबिंग को समझ में नहीं अपने लाया और वो इतने कुएं के मेंढक बने रहे कि वो समझते रहे कि मदरसे के बाहर सब कुफर है, जबकि मतलब थोड़ी सी हकीकत भी है इस बात में। अच्छा तजिया है, उनको जो है अच्छा समझा। जवान आदमी ये प्रोग्रामर है दुबई के अंदर, इन्होंने 4-5 साल कराची में तंजीम में भी वक्त लगाया। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये यही जी बिल्कुल सही बात है, हम मैच्योर नहीं हुए। और ये जो आपने कहा ना कि जो जल्दी से कुछ काम हो जाए, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक आज का एक बहुत बड़ा इशू है। ये मतलब इस पर बड़ा कुछ मतलब कहा कि नोआ हरारी ने भी इस पर बात की है कि ये जो आज के जो ज़माना है इसमें इंसान वैसे ही लेज़ी है, सोचने के काम में वो ज़्यादा लेज़ी था, लेकिन आज के दौर में एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट की इस दौर के अंदर अब वो जो हमारा अटेंशन स्पैन है या सोचने का स्पैन है वो बहुत थोड़ा रह गया है। अब उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम ज़रा एडवोकेसी की जो डिटेल्स हमने खोलने की कोशिश करेंगे ना कि यार ये इशू है, इसके लिए हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो ये बोरिंग लगेगा, इंतहाई बोरिंग जी। क्योंकि यार इसमें तो इंस्टेंटली कुछ भी अचीव नहीं हो रहा नहीं। और इसके लिए बड़ी पेशेंस चाहिए होती है। आपको पता है ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ हमने स्ट्रगल की, हमें 6 तकरीबन टोटल जो उसमें लगाए तो 4-5 साल का ये टाइम पीरियड है। यानी जब फर्स्ट पिटिशन दायर की गई 2018 में और जाके फिर ये 2023 में जाके जो है वो डिसीजन हुआ, तो 5 साल लगे इसमें। ठीक है, अब इसमें बहुत सी एफर्ट्स हैं, मतलब इसके अंदर वकला की अपनी एफर्ट्स थी, सोशल मीडिया में जो लोग थे उनकी अपनी एफर्ट्स थी, सिविल सोसाइटी की अपनी एफर्ट्स थी, और पता नहीं कोलैबोरेशन। और हम तो इसके अंदर लेटेस्ट जो है ना तकरीबन स्टार्ट वाज वेरी हम्बल, बड़ी हम्बल सा था। अच्छा, उस सब के बावजूद जो हमने 4-5 साल में अचीव किया कि वो जो फेडरल कोर्ट के में जो डिसीजन आ गया इस ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़, उसको रिव्यू पिटिशन दायर कर दी गई उसके ऊपर, और वो सारे का सारा जो था ना काम चला गया सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच में, यानी कि खटाई में पड़ गई ये सारी की सारी स्ट्रगल। अच्छा, अब बंदा कहते हैं यार 5 साल मेहनत की हमने, इतना जोर लगाया, क्या फ़ायदा हुआ, और कुछ नहीं होना ला। अच्छा जी,
वो मुन्नू भाई का ना बड़ा मज़े का वो मुन्नू भाई का पता है आपको, बड़े ज़बरदस्त कॉलमिस्ट थे, तो मुन्नू भाई बड़े ज़बरदस्त शायरी किया करते थे। वो कहते की होया नहीं, वो कहते की होगा ना कुछ नहीं होया, वो की होएगा वो कुछ नहीं होना। राइट। अच्छा की हो सकता है, कहते कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ठीक है, हमारी कौम की मेंटेलिटी है। राइट। अच्छा फिर उस पर फिर वो जवाब देते हैं कि तू जो तू चाहना है वो नहीं होना, वो नहीं होना, जो तू चाहना है वो नहीं होना। वो होंदा नहीं है, करना पैंदा है। इश्क समंदर तरना पैंदा है। राइट। वो हक दी खातिर लड़ना पैंदा है, जीवन ਲਈ फिर मरना पैंदा है। बहुत खूब। तो बात वाकई बात ये हमारी कौम की साइकोलॉजी ये है ना, और यार कुछ नहीं होना, छड़ दो। अब अरे यहाँ पे लोग थे वो कहते हैं ये जंग वंग कोई नहीं, नूरा कुश्ती है, कुछ नहीं होना। जैसे इस हद तक हमारी जब नूर खान एयरबेस तक मिसाइल पहुंचे तो फिर यकीन आया कि नहीं जंग हो गई है। अच्छा ये इतने बेअक्ले लोग हैं, मतलब ये पीटीआई वाले भी भाई, इन पर अल्लाह रहम फरमाए। और जी नूरा कुश्ती है, फौजियों ने मिलके, जहनी हालत खराब है। वो पिंडी एयरबेस पे हमला करवाएंगे अपने घर के अंदर आके वो हमला करवाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल जैसे ना इज्तिमाई जो हमारे लाशऊर के अंदर ये एक नॉन सीरियस एटीट्यूड तो डल चुका हुआ है हमारी कौम के। अगर कुछ नहीं होता जी, ये जो आपने अशार फरमाए हैं। सो अब इसके अंदर ये अब आएगी ये बात, और ये बहुत हैविली लिंक्ड है कि आफिया सिद्दीकी का मुकदमा 10 साल 20 साल लड़ना बोरिंग लगता है। बोरिंग है, बहुत बोरिंग। जब वो मतलब मुझे आपको पता है आफिया सिद्दीकी में भी इत्तेफाक हुआ ना इस्लामाबाद आने का, मैं आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, मैं रात को जल्दी निकलना पड़ा, मुझे अंदाजा हो गया था कि जंग, वो बल्कि आपने आना था पॉडकास्ट के लिए, मुझे अंदाजा हो गया था कि जंग होने लगी। मैं मोटरवे पे था बल्कि बेहरा के ऊपर, तो मुझे सोनिक बूम की, मैं वुजू करके नमाज पढ़ने गया ना, तो वुजू खाने में मुझे सोनिक बूम की आवाज आई। मैं समझ गया कि उनका पै गया। तो बस वो मोटरवे पे मैंने वो उधर लगाया हुआ था वो कप होल्डर में मोबाइल, और लोगों की मुझे ऑडियो वीडियो कॉलें आ रही थी, और बस मुझे मैं कहा वो 10 हो की होया, फलानी जगह की होया। बड़े मजेदार 2-3 घंटे थे। लेकिन वहां पे आफिया सिद्दीकी की बहन ने बहुत खतरनाक बात करी। जिन वो घर में ठहरे हुए थे ना सारे उनकी टीम वाले, में उनको मिलने गया वहां पे, तो उन्होंने फरमाया फौजी साहबा ने कि यार ये कुछ तरीका बताओ बेटा हमें कि हम ऐसा मीडिया कंटेंट बनाएं कि जब हमारा दिल करे हम केस को उठाएं लोगों की नज़र में। मैंने समझा नहीं आपकी बात। कहने लगी कि यार जब कोई अमेरिका या कोई बड़ी ऐसी कोई खबर चलती है ना कि आफिया फौत हो गई, खुदा ना खास्ता जेल के अंदर शहीद हो गई है, वो एकदम से सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब काम का वक्त होता है कोई भी नहीं नजर कहती है, हम आवाज़ लगाते हैं तो 100-200 हज़ार 2000 मैक्सिमम। वो जो लाखों वाली बात है, मिलियन, मैंने कहा मैं फ्रेंकली बात हूँ आंटी की, कोई ऐसा गुर नहीं है मेरे पास या किसी के पास मीडिया में कि वो कहे यार ये आप काम करेंगे ना, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए जो आप लोगों ने दिखाई है। 20 साल से लगे हुए आप लोग। वो वहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ, एक्टिविस्ट लोगों को मिलके, कुछ कराची के लोग, फारूक मियाँ वगैरह जिस तरह लोग हैं, अल्ताफ़ भाई थे वहाँ पे, लोगों ने जिंदगियाँ सर्व कर दी हैं एक काज के लिए। अब आप उनसे पूछें हासिल वसूल क्या है, तो किसी बड़ी जमात वाले लोग कह देंगे बेकार काम है, किया ही कुछ नहीं आपने, अब हाथ कुछ नहीं लगा हमारे, कोई टिकट, कोई यूनियन काउंसिल की सीट या कोई और मटेरियल आप इसको शक्ल दे दें, कोई एक आपने ज़िले में शरीयत नाफिज कर दी हो या आपने कोई किसी मस्जिद मदरसे में कर दी हो, तो वो एडवोकेसी वर्क ना सिर्फ बोरिंग है, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो ये मौत का जो समंदर है, जो दरिया है, हर रोज उसमें मायूसी ही है, रोज मरना, रोज जीना। अरे अल्ताफ साहब जो एक उनके पेट्रन है, आप जैसे समझे, कराची के साहब, अरे 20 साल हो गए उस बंदे के आंसू नहीं रुकते। अच्छा, मेरे से ऐसा ही है। मेरे से बात करते करते, जैसे 20 साल से काम कर रहे हैं, मेरे से बात करते करते उन्होंने आफिया सिद्दीकी का कोई एक से दूसरा जिक्र किया तो रोने लग पड़े। मैंने कहा यार मुझे जो ढीठ जिसको नमाज में रोना नहीं आता, ये अंकल कह रहे तीसरी सी बात पे रो पड़े। वो हमारी बहन 20-25 सालों से वहाँ पे किस अजियत में, लेकिन एफर्ट भी है ना, जो एफर्ट करता है फिर उसका जरिए ताल्लुक भी उससे ज्यादा गहरा बनता है। ये चीज है कंसिस्टेंसी वाली, ये क्या वजह है कि आप लोगों ने क्या डायग्नोस किया कि लेफ्ट में क्यों बरकरार है, हमारे में डेड है? सर मैंने बताया ना कि इसमें अब आप ये आपने बात की ना एडवोकेसी का 10 साल 20 साल, अब हमारा जो नौजवान सुन रहा होगा ना कि यार उसे नींद आनी शुरू हो जाएगी और वो कहेगा यार छोड़ो पता नहीं क्या लगा। यहाँ पे आप जरा बात करें गरजते हुए, आप कहें कि ऐसी की तैसी है। मैं 2 काम बताता हूँ आपको, आफिया सिद्दीकी यहाँ आई मेरा नाम बता दे बिल्कुल। अच्छा अब देखें फिर आप लोग अचानक आपके पास आ जाए एकदम हीरो। अच्छा अब वो बेसिक वो जो भी मैं सुना दूं उसके बाद उसके मैं 2 काम जो मैंने बताया ना, मैं कुछ भी बता दूं ना वो सेलेबल है।
वो सेल हो भी जाएगा और लोग सुन भी इज लेंगे। दिस यूनिवर्सल, ये क्या ह्यूमन एक्सपीरियंस है या ये मुसलमानों का या सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का खासा है? नहीं, ये अभी तो इस वक्त जो जिसे कहते हैं ना, जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, जो कि जिसको शेप कर रहा है सोशल मीडिया और जो फास्ट फूड और फास्ट फूड, डेटा, हाँ, ये आज का एक फिनोमेना, ये आपको अमेरिका में भी नजर आएगा, ठीक है। वहाँ पे भी आपको पता ना कि वो रेड और ब्लू अमेरिका जो है उसमें जो एक टकराव है, उसके अंदर आप देखेंगे तो कहेंगे यार ये लोग तो सुनना ही नहीं चाहते किसी बात पे, वही लोग वहाँ पे मशहूर हो रहे हैं। वो कहते वो दो काम कर लो तो सब ठीक हो जाओगे। उन्होंने सतर बना दिया ऐसा है। अब देख लेना, अब वो ट्रम्प ने क्या कहता है, यार मैं वो हर चीज़ को एक बड़ा कैजुअल मैं कीड़ा मारना है, एंज हो गया था, एंज हो जाएगा। तो देखेंगे ग्लोबल फिनोमेना, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो मसल बिल्ड ही नहीं हुआ शुरू से, यानी उनके यहाँ तो वो मसल था, हमारी नफ्सियाती तरबियत नहीं हुई। पेशेंस वाला जो मसल है, कंसिस्टेंसी वाला मसल अब है, वो हमारे जैसे ही हो गए काफ़ी हद तक वो, लेकिन उनके यहाँ यानी पिछले तकरीबन 2-3 सदियों में एक मूवमेंट चली जो राइट्स की मूवमेंट थी, और उन्होंने बड़े पेशेंस के साथ उसकी बिना पर बहुत कुछ अचीव भी किया, इसलिए उनकी एक लेगेसी है जी। हमने जो अचीव किया, देखें हम आज़ादी पाकिस्तान ने हासिल की, उसके अंदर भी वो भी झटपट मिल गई, मतलब मिल गई, हमने कोई बड़ी लंबी स्ट्रगल कोई इस तरह तो नहीं की थी ना, तो इसलिए हमारे यहाँ वो मेमोरी में नहीं है वो चीज़, हमारी मसल बिल्डअप नहीं हुआ। यानी जो 1857 के बाद ब्रेक आ गई, उस ब्रेक की वजह से इज्तिमाई लाशऊर के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर एक साइकोलॉजी में जो है ना वो 100 मीटर रेस आ गई, मैराथन का जो है वहाँ तस्वुर नहीं है। अगर क्विक फिक्स मेंटलिटी, इसको क्विक मेंटलिटी, जहाँ आपने यहाँ बोया अभी उसको आप काटने निकलते हैं आप, तो वो चीज है कि मैंने आज के दिन में जो एफर्ट डाले हैं उसका मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। जैतून का दरख्त जो है वो 20-20, 25-25 साल में मैच्योर होता है, ये फसल है वैसे ही, तो और फिर 100-200 साल तक फसल देता है। तो फिलिस्तीनी जो है वो चूंकि वो जैतून बोने वाले लोग हैं, एग्जैक्टली, तो वो काटने में उनकी साइकोलॉजी वैसी ही है। अब ये जो है ये साल में 3 दफा बम्पर क्रॉप लगाते हैं गन्ने का, और अगर सरकार अच्छा रेट ना दे तो आग लगा लेते हैं अपने आप। तो अभी मेरे एक दोस्त हैं, प्यारे हैं सरगोदा साइड के, तो वो उन्होंने 80s में ना बांस लगाना शुरू की। बांस का लंबी वो टाइम होता है चलने वाली, कि यार ये रूस जाता होता है तो वहाँ पे वो घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह, लोगों ने कहा यार लगाओ यार, जो गेहूँ लगाओ, ये लगाओ, किन्नू लगाओ, हालांकि किन्नू भी लगाते हैं वो, तुम क्या कर रहे हो सरगोदे में बैठ के? कहा नहीं यार ये लंबा, आज उसको वो काट रहे हैं और उसका वो मजा ले रहे हैं 2025 में, तो जब वो फसल रिप्लेनिशिंग फसल है। तो ये एक, हाँ, ये मेंटेलिटी जो रसूलुल्लाह ने भी जिस तरह फरमाया था कि ये जिस तरह ऊँट वाले बड़े घमंडी होते हैं और ये घोड़ों वाले ऐसे होते हैं और कजलों वाले ऐसे होते हैं, तो इस तरह ये हमारे अंदर क्या है कि सब्र की कैसी, ये असल में जो है हमारी जिम्मेदारी जो थी ये हमारे लीडर्स पे थी, और हमारे फिर उलमा पे भी थी ये जिम्मेदारी कि इस तरह से जो है लोगों की तरबियत किया जाए, उनका जो है वो माइंड प्रोग्रामिंग की जाए, उनको जो है थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन दी जाए कि भाई ये ऐसे काम होता है, बतदरीज होता है, ग्रेजुअली होता है, इसके लिए आपको जो है कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और बहुत सारे आपको जो है बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, वो चीज़ नहीं है। इसमें एक और साहब ने भी पैगाम भेजा था, तो उनकी वो फरमा रहे थे, ऊपर निकल गया वो, कोई इशू नहीं, लेकिन वो भी एक और इसका एक इसी आप कह लें कॉइन का ऑपोजिट साइड है। वो ये है कि यार ये एक्टिविज्म नहीं, जिहाद व्याज स्ट्रगल वगल नहीं, हमें तौहीद और मकसद ज़िंदगी अगर समझ आ जाए ना, यानी ये तज़किया वाला जो अपोजिट ग्रुप है हमारा। और मैं ज़ाहिरी बात है इनसे ज़्यादा एक मोहब्बत का एक वो रहता भी है, बिकॉज मेरे ख्याल में जो माहौलियात है दीन की इन लोगों ने पैदा किए हैं, जो तज़किया वाले हैं ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं बनिस्बत इनकलाबियों के। लेकिन जो बुनियादी प्रॉब्लम ये भी हाईलाइट कर रहे हैं अपने, मतलब लाशूरी में कर रहे हैं कि असी भी कुछ नहीं करना। हाँ, असल बात वही है, तज़किया करना है, और ये बल्कि डिस्करेज करते हैं उन सबको कि जो कुछ अमली मैदान में करना चाहते हैं। इसमें जैसे एक वो स्टोइसिज्म होता है कि अपने आप पे काम करते जाओ, बिल्कुल प्रोजेक्ट हो चले जाओ, देखिए ये बुनियादी काम, अच्छा कहते हैं करते जाओ अपनी जात पे, वो कहते हैं कि ये बुनियादी काम हम कर रहे हैं। देखिए अब कहते तो हैं बुनियादी काम, लेकिन उससे आगे बढ़ने भी नहीं देते अपने फॉलोअर्स को। यानी बुनियादी काम करवा लिया, ठीक है, आप उन्हें कहें यार ठीक है आपका बुनियादी हमने तज़किया कर दिया, तरबियत कर दी, अब जाओ आगे जाओ। ये बहुत कम लोगों में ऐसी वसअत थी कि उन्होंने आगे लोगों को भेजा। असल में मसला वही है जो कुरान मजीद भी वाज़ेह करते हैं ना, जो काम आप खुद नहीं कर रहे होते ना, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तो दूसरों को भी कैसे आप बताएंगे। मतलब एक साइकोलॉजी है ना कि आप कहते हो कि ये जो है करना पड़ेगा,
ठीक है, ये सिर्फ बातों तक की हद तक नहीं है, हमने इसको अमल में भी लेके आना है। तो लोग आपसे पूछेंगे अच्छा तुसी क्या कर रहे हो? अगर आप अमली मैदान में नहीं हैं तो आप उसको क्या करें, जस्टिफाई करेंगे अपनी बेअमली को। तो फिर जब जस्टिफिकेशन आप देंगे, इसे सद्दु अन सबीलिल्लाह कहता है कुरान मजीद, तो फिर आप दूसरों को भी एक तरह से लाशऊरी तौर पर या जो है अनकॉन्शियसली रोक रहे हैं, खुद भी रोक रहे हैं, दूसरों को भी रोक रहे हैं। तो ये जो पूरा जो एक जत्था आपको नज़र आता है, इन्होंने जो नुकसान पहुँचाया वो ये पहुँचाया कि इन्होंने जो है ना खुद किया ना दूसरों को करने दिया, बल्कि उनको एक्शन से रोक दिया। तो ये एक दूसरी एक्सट्रीम है। बहरहाल इससे भी हमें निकलना है, और असल बात यह है कि नज़रिया अमल में आएगा तो तभी उसका इम्पैक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तौहीद के बाद जो हमारे जवान बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ लाइफ, इन्हीं से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला कहते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला क्रिएट कर रहे हैं तो कहा इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा। फिल अर्द का लफ्ज़ आया है, वहाँ पे पाकिस्तान नहीं आया है, लाहौर नहीं आया है। फिल अर्द के लिए मैं अपना सेकंड इन कमांड भेज रहा हूँ। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकंड इन कमांड? कि पूरी इस प्लेनेट की जो है जिम्मेदारी मैं तुझे दे रहा हूँ, नाइब की, और तुझे फिर इस उम्मत का एजाज ये है कि कुरान ने इसको इमामत भी अता की। अब दो तुम्हारी मनसबी जिम्मेदारियां हैं, इसमें अपने पर्पस ऑफ लाइफ तलाश करो कि क्या क्या मुझे करना है। तो ये इज्तिमाई तौर पर भी और ज़ाती तौर पर एग्जैक्टली, क्योंकि अल्लाह ताला वो साफ कह रहे हैं ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अब यहाँ इबादत क्या है? क्या इबादत का जो है वो मफहूम सिर्फ नमाज पढ़ना है या रोज़ा रखना है? मुकम्मल बंदगी जो है नहीं, आप अगर साइंस के मैदान में भी कोई काम कर रहे हो, अल्लाह के लिए कर रहे हो। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो और अल्लाह को साथ रख रहे हो, तो अगर आप जो है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या आईटी के फील्ड में कोई काम कर रहे हो, तो उसको वो भी आपके लिए एक इबादत है। अगर उससे इंसानियत को कोई फायदा पहुंचता है, तो एक जो है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जो है हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उसको निभाना है। तो हमारे लिए फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। जिसमें तीसरा भी ग्रोह है, ठीक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं नहीं, सिर्फ ईमान और तज़किये और तत्हीर से काम नहीं चलेगा, हमने अमली मैदान में भी कुछ करना है। लेकिन जब अमली मैदान में वो करने की बात करते हैं तो वहाँ इनफेक्टिव मीन्स के ऊपर रिलाई करके, लीनियर सोच रख के, वो अपने आप को सिर्फ एक सेटिस्फाई करने के लिए यार कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना, ठीक है। इसमें चैरिटी वाले शामिल हैं, वो सब लोग इसमें आते हैं, चैरिटी वाले। हाँ जी। तो इसमें बड़ा खाना खिलाया जी, शबीर साहब आप इतने साल कहाँ रहे जी, हिंदुस्तान में, यहाँ हमने इतना खाना खिलाया, इतनी मुर्गियाँ ज़िबा हुई ना जितनी दीन की खिदमत के लिए, मेरे ख्याल में, और पूरी कौम को भिखारी बना दिया, उनकी खुदी को बर्बाद कर दिया। रोटियाँ खाओ बैठ के। वो कहते हैं ना कि डोंट गिव द फिश, टीच देम हाउ टू फिश। अरे वो रफ्तार वाले साहब जो हैं कराची में जो होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तफसीली स्टोरी की थी इन लंगर खानों पे। अच्छा रिसेंटली पूरा एक्सपोज किया उनको। शुतुरमुर्ग पक रहे हैं, बिरयानियाँ पक रही हैं, ये पक रहा है, वो पक रहा है, मतलब मोर खा रहे हैं लोग, इसको जीनत की चीज़ है उसको खा रहे हैं कि आज मोर खाया 100 लोगों ने लंगर में, 1000 लोगों ने आज बीफ खाया, 1000 लोगों ने आज मटन खाया, फलाना ये। तो जैसे मद्दे मुकाबिल आए हैं कि बस किसी तरह अपने माल को पाक कर लें, अपनी कॉन्शियस को साफ कर लें कि यार जो कुछ और बाजारियां करके काम किया था जो वो सारा वो कर लें, और कौम भिखारी बाजी। और बड़ी चौधराहट है हमारे यहाँ इसके अंदर। नहीं, इनको याद रखना चाहिए कि जब एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मदद के लिए कुछ कहा, तो कहा घर में क्या है? वो एक थोड़ा सा कटोरा लेके आए, उसको बेचा, 2 दिरहम में वो बिका, 1 दिरहम से उसके जो है वो कुल्हाड़ा खरीदा, और फिर उसको जो है खुद उसमें उसको फिट किया, क्या कहते हैं, उसमें जो लकड़ी लगती है जिससे उसको पकड़ा जा सकता है, उसको खुद आपने अपने हाथों से लगाने के बाद उसको एक जिंदगी का मकसद दिया। और हमें यही समझना चाहिए। और पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि एक ही दिन में करोड़ों रुपया जो है वो सिर्फ इस पे जाता है। और अगर आप जाके बोलेंगे ना 5 लाख रुपया हमें दे दो, एक रिसर्च लैब बनानी, नहीं वो तो वो जो है लगता है कि ये इबादत नहीं है, ये जो है नेकी का काम नहीं है। नहीं, बल्कि मैं तो इसको एक जुर्म समझता हूँ ना, मतलब माजरत के साथ कि जो लोग सुन रहे हैं कि सोसाइटी ने आप पे ट्रस्ट किया, आपको अपनी फ़र्दी कुव्वत भी दी, आपको माली कुव्वत भी दी, आपको वक्त या सलाहियतें दी। अब आप उसको जो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहे हो इन कामों के अंदर जिसका इम्पैक्ट नहीं है, तो ये अल्लाह ताला आपको ज़रूर पूछेगा।
ये आपका ऑडिट यहाँ पे अगर नहीं होगा तो अल्लाह ताला तो ऑडिट करेगा ना आपका कि आपने इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वो उन कामों में आपने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, उन कामों में क्यों नहीं आपने एफर्ट्स की कि जो फ़ायदेमंद हो सकती थी। ये असेसमेंट, ये ऑडिट का तुम्हारा कल्चर ही नहीं, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट है। कार्रवाई हो गई, अब फॉर एग्जांपल आज तरीकी मैं सोच बता रहा हूँ आपको, आज हमने एक रैली करनी है, बड़ी शानदार रैली होगी और जनाब बेहतरीन रैली होगी, और उसके बाद कोई असेसमेंट नहीं होगी कि इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या इसकी जिफार रीचिंग इतनी है, क्या इसका इम्पैक्ट था। तो इसलिए बग़ैर किसी असेसमेंट के कि यार हम जो काम कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है, अगर आप कोई भी एफर्ट कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एट अ बेस लेवल हमने अपनी नफ्सियात के 3-4 जो मैनिफेस्टेशंस हैं डिस्कस कर ली हैं। बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ कि हमारे लिए मशले राह जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया। आप देखिए 10 साल की आपकी जो ज़िंदगी है मदीना की, आपने कहीं दस्तरखान लगाया, कहीं पे कपड़े आपने जमा किए, कोई एनजीओ आपने बनाई, जबकि असहाबे सुफा जो थे उनके पास पहनने के कपड़े तक नहीं होते थे, इतने बेचारे वो मतलब उन पे फकर तारी हुई थी। लेकिन कभी किसी जगह आपने नहीं कहा इनके लिए चावल जमा करो या इनके लिए खाना जमा करो। उसके बरक जिस हालत में वो थे उसी हालत में उनकी तरबियत हुई है और उन्होंने जो है बड़े बड़े मार्के जीते हैं। कोई ले आया सो ले आया, हाँ, और वो उसी वक्त बांटा, वो उसी वक्त उनके दरमियान में बांट दिया और चला गया। हमें इस चीज को सीरत पे हमें जो है वो क्या कहते हैं, मतलब मैं खुद मैं अपनी बिज़ात हम खुद मैं उस जुर्म का मुर्तकिब हूँ कि हम ज़कात की शक्ल में खाना वाना बांटते हैं और कैश भी देते हैं, लेकिन सदकात में खाना असल बात ये है कि समझ नहीं आता कि करेंगे तो ये अच्छा काम है। मतलब हम कह रहे हैं कि इसको कोई नहीं कह रहा कि इसका सवाब नहीं होगा, ऐसा नहीं को फतवा हम दे रहे, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट दैट वी आर डूइंग दिस। ये सवाल आज हमें अगर हम नहीं पूछेंगे कल को फिर पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम ओवरऑल मुश्किल मरले में पूछना पड़ेगा जब पिटाई हो रही, जब हमारे हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। मतलब पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें ही हमारे लोग सारे भाई आए हुए थे और वहाँ ये बड़ी धुआंधार बहसें चल रही थी कि खिलाफत ऐसे आएगी, खिलाफत ऐसे आएगी, कोई कह रहा था इलेक्शन से आएगी, कोई नुसरत से आएगी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार पिछले 75 साल से तो हम बहसें कर रहे हैं, मुझे लग ये रहा है कि अगले 75 साल भी शायद हम यही बहसें कर रहे होंगे, लेकिन शायद फिर पाकिस्तान ना हो, हम किसी और टेरिटरी में, अल्लाह ना करे। तो बात यह है कि यार अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं उन पे हमें कोई टेंशन नहीं है, हम लायानी बवाहिस में पड़े हैं और ऐसे एक्शंस में हम लगे हुए हैं कि जिनका इम्पैक्ट जो है बहुत कम है। अभी जो आई सिर पे हमारे, हाँ जी, अब तो आ गई है, अभी जो आ गई, अब तो बहस मतलब माने खेज रही, हाँ नहीं अब तो खैर अब आ गई है, अब तो वो लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना, वो क्रॉस हो गई है, लक्ष्मण रेखा जो है रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो गई है। तो इसमें शब्बीर भाई का एक तजर्बा भी है हिंदुस्तान की माशरत का। पंजाब में खासी वक्त गुजारा है आपने हिंदुस्तान की तरफ, और कश्मीर में भी उनके जुल्म जो है एक बिल्कुल जैसे जबर का माहौल है, उसको तो बराह रास्त आपने देखा है एज कश्मीरी। तो एक चांस मिला है आज के लोगों को आपसे वो बात कर सकें इस मौजू पे। तो ये आप क्या देखते हैं कि ये जो जैसे उन्होंने हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया हुआ है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और एक शुद्धि की तहरीक का जो बना दी हुई उन्होंने, ये तो अब ये लड़ाई जैसे रुकने तो नहीं मेरे ख्याल जा रही। देखिए हमें इसमें देखना चाहिए कि आरएसएस जो है उसका क्या नज़रिया है। आरएसएस तो सीधे चाहती है ना कि अखंड भारत, जी, ग्रेटर भारत जो अशोका के वक्त था, और उसमें उस नक्शे में पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उनका बॉर्डर जो है वो बानियान तक है अफगानिस्तान में। जब एक दफ़ा गांधी यहाँ आया था तो ये हमारे जो सरहदी गांधी जिनको हम बोलते हैं माजरत के साथ, तो उनके साथ उन्होंने कहा कि यहाँ तक जो है अशोक की सरहद थी। उसने कहा नहीं, बानियान तक उनकी सरहद थी। तो उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमने ये वजूद ख़त्म करना है। और जो ये पहलगाम का ड्रामा खेला गया, और उसके बाद हम जब देखते हैं कि किस तरह से जो है मोदी ने रिएक्ट किया है, वो सऊदी अरब में था, वहाँ अपनी वो पूरी वो उसने टूर ट्रिप जो है वो कैंसिल किया। इवन उसी शाम को उसका डिनर था MBS के साथ, वो भी उसने छोड़ दिया। इतना उसने दिखाया लोगों को, वो ज़बरदस्त हो गया है। और दिल्ली पहुँचने के बाद फिर उसके जो बयान थे कि अब तो हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए इंदिरा गांधी के वक्त एक उसका एडवाइज़र था, उसका नाम DP धर था, जो कश्मीरी पंडित था। कहते हैं कि वो उस वक्त स्पेन गया और स्पेन को कहा कि तुम पर भी 750 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, हम पे भी 750 साल तकरीबन की है, तुमने उनके नामो निशान मिटा दिए,
हमें बताओ हमें क्या करना है। इस वक्त आरएसएस हिंदुस्तान में न मस्जिद चाहती है, न कोई मीनार चाहती है, न उनको कुतुब मीनार चाहिए, न उनको लाल किला चाहिए, न उनको टोपी चाहिए, न उनको दाढ़ी है, न ही उन्होंने जो है कोई बुर्का वहाँ पे। उन्होंने मुसलमान और इस्लाम का हर नामो निशान मिटाने का जो है तैया कर लिया है। तकरीबन 30 करोड़ के आसपास हम कहेंगे वहाँ की मुसलमानों की जो है वो पॉपुलेशन है। उनके अंदर जो आज डर और खौफ है, कोई एक बात करने का भी जो है कोई जुर्रत नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो उन्हीं के हक के लिए करता। अभी जो ये मार्का हुआ है इसमें कुछ लोगों ने जो बातें की हैं, उसमें खास करके असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है अच्छा किया। अब आप देखिए कि उस शख्स को ये नहीं पता है कि मिसाइल जो है वो मस्जिद को लगा है, कई मसाजिद को मिसाइल लगा, जहां आम शहरी मरे हैं, औरतें मरी हैं, बच्चे मरे हैं, लेकिन उनको सिर्फ अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल चाहिए वहां पे। इन्होंने जो इस वक्त कश्मीर की हालत है वहां पर कुछ लोग तो कहते हैं कि अब सांस लेना भी मुश्किल है। एक रिक्वेस्ट आ रही है, कश्मीर में आप किस साइड के हैं? मैं श्रीनगर से, शहर से ना जी। तो ये चीजें जो लोगों ने पिक कर लिया आपका एक्सेंट, मैंने भी आपको तंग किया था चानस कह के आपका एक्सेंट बहुत जी। तो ये इस वक्त अब जो है जो हालत हुई है, 4 दिनों की जो जंग रही पाकिस्तान और इंडिया में, हम इसको जंग ही कहेंगे एक किस्म की झड़प या छोटा, इट वाज नॉट ए वॉर, वी कैन कॉल इट बैटल, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी रहा और पाकिस्तान ने बहुत अंदर जाके उनको नुकसान पहुंचाया है और उनकी चोलें हिला दी हैं, जो अब उस पर हम जरूरत नहीं है उसको डिटेल में जाने की। अब ये बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है और इसकी रेपुटेशन और इमेज हम कह सकते हैं ना बहुत खराब हुई है, मोदी की, बीजेपी की, आरएसएस की, और उनके जो मीडिया ने बहुत ही घटिया किस्म का जो है वो रवैया उन्होंने तकरीबन 10-15 दिन रखा, और लाहौर की बंदरगाह भी फतह हो गई और बाकी चीज़ें भी जो उन्होंने कही क्या क्या पाकिस्तान में हुआ है। तो अब वहाँ पर जो अपनी खिफत मिटाने के लिए वो बहुत डिप्रेशन में है और उसमें जो है वो ज़रूरी कुछ ऐसी हरकत फिर करेंगे कि ताकि हमें थोड़ा सा हम रिकवर कर पाएं या हमें जो है वो रिबिल्ड कर पाएं अपनी इमेज अपनी। लेकिन ये मार्केट के लिए जाएंगे या एक इमेज रिबिल्डिंग डैमेज देने के लिए? लगता तो वही है, अपनी जो है इमेज रिबिल्डिंग के लिए वो जाएंगे, ऐसी कोशिश होगी। लेकिन फिर हम देखते हैं ना कि जंग किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। इसमें जो डैमेज हुआ है ना, एक तरफ से जो है फ्रांस को बहुत बड़ा दचका पहुंचा है, रशिया को उसकी जो है वो S-400 जो गया तो उसको भी बहुत बड़ा दचका पहुंचा है, फिर इजराइल के मतलब पूरी उसके साथ वो टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन के साथ साथ जो है उनकी बाकी भी हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक या ये राडर्स और बाकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इजराइल लेके आया था, वो सब फेल हो गई है, वो सब नाकाम हो गई है। अब ये सब मिलकर जो है वो एक कोशिश करेंगे कि ये, क्योंकि इसमें फायदा किसको हुआ है, लड़ा तो हमने है लेकिन चाइना को बहुत बड़ा फायदा हुआ है ना, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये मार्केट भी बने। और जो क्वाड है या ये बाकी लोग ये तो चाहते हैं ना कि चाइना की कंटेनमेंट हमने करनी है। वो हमला तो पाकिस्तान पे था लेकिन निशाना जो है चाइना था, लेकिन उसमें दोनों उभर के आए। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए बना है। अब इस चैलेंज के निपटने के लिए ये जो है इस वक्त बिल्कुल लगे हुए हैं, प्लानिंग में लगे हुए हैं, और वो कुछ जहाँ पर हमारे कुछ हैं हम कहेंगे ऐसी जगह जो है वहाँ पे वो अटैक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो शिविर ने बात की है कि पाकिस्तानी स्टेट को क्या करना चाहिए ना, अब हमें ये देखना है, क्योंकि आपने अभी बात की है ना कि अब सिचुएशन तो पड़ गई, अब क्या करें, ठीक है। तो देखिए हमने पहले भी गलतियाँ की हैं और अब भी गलतियाँ कर रहे हैं। जो वॉर होती है उसके अंदर ये जो टैक्टिकल लेवल होता है जिसमें आप बैटल लड़ते हैं, ये एक चीज़ होती है, ये एक उसका पार्ट होता है, और पाकिस्तान ने उसमें तो जीत हासिल की है। लेकिन इसके साथ फिर जो वॉर होती है ना वो मल्टीपल फ्रंट्स पे होती है। डिप्लोमेटिक फ्रंट है, इसमें मीडिया का फ्रंट है, इसके अंदर जो इंटरनेशनल जो भी इदारे हैं उनमें आपकी कितनी से है, कितनी एडवोकेसी है, ये सारे मामला हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत वीक है। नहीं, उन्होंने तो एक झुंड बना दिया ना, उसमें शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी को कहा ना कि दुनिया में भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे आप। अच्छा, अब ये जो अनफॉर्चुनेट मामला है कि पहले भी हमने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया,
ठीक है, आप देख रहे हैं कि वो बहुत से ऐसे मौके आए जिसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा जो है उनके ख़िलाफ़ एक केस खड़ा कर सकता था, पाकिस्तान ने जाने दिया। ठीक है, कभी भी उससे फ़ायदा नहीं उठाया, ना डिप्लोमेटिकली हमने फ़ायदा उठाया, ना तो एडवोकेसी, इंटरनेशनल एडवोकेसी के अंदर हमारा कोई रोल रहा। तो ये जो सारे फ्रंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके टेक्टिकल जो पार्ट होता है वो एक पार्ट, छोटा सा पार्ट। अब उसमें एक जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होती है या ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होती है उसको भी समझना ज़रूरी होता है। उसमें अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस वक्त जो वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर उन्होंने चार्ज किया पूरी नेशन को। अच्छा, उधर चले जाएं अगर हम मिडिल ईस्टर्न थिएटर के अंदर, तो वैसे एक बात कहना चाहूँगा, आप पता नहीं आप लोग अजीब समझेंगे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप दोनों मेरे पास आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मुझे एहसास हुआ कि यार हमारी मतलब एंजॉइंग। हाँ, वैसे मुझे जैसे, और जैसे पता नहीं एक अजीब सी बात है, पता नहीं इसका क्या मनाए लोग, हमें फनेटिक समझे मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को। जैसे जब से जंग का माहौल लगे, जैसे कि ईद के करीब जैसे बच्चे के लिए नए कपड़े, और वो जैसे अंदर ना वैसे पाकिस्तानियत का जो वजूद है वो बचपन से कभी महसूस नहीं हुआ, और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने जा रही है। अल्लाह आपके मुंह में शक्कर और शीर और गुड़ डाले, बड़ी अच्छी बात है। जैसे मतलब मैं बचपन में बहुत, मैं अपनी जाति कर दूं, मैं अपने टीनेज में बहुत डिसल्यूजन हो गया था वॉर एंड टेरर की वजह से। मुशर्रफ हमारे स्कूल आया था, मैं क्लास 5 या 6 में था, तो मुझे जैसे अजीब सी, उससे हमने हाथ मिलाया, वही जो मेडल बनाता है बच्चों को, ये सारा, और जैसे मतलब ऐसे कभी वो जो मोहब्बत छोटी उम्र में थी कि वो फौज में जाएंगे और भर्ती होंगे, और वो सारे जैसे वो सारे जज्बात ना टूट गए क्लास 5 से लेकर कोई ओ लेवल, ए लेवल की उम्र तक, और फिर उसके बाद डिसइल्यूजनमेंट, और चलो मदरसे में रहो, मौलवियों के दरमियान रहो, किताबें पढ़ो और ये सारा, और फिर वो अगर यूनिवर्सिटी जाओ, चले जाओ। बहुत सालों के बाद, मेरी 30 साल उम्र है, मैं अभी 30 साल का हो गया हूँ, लगता तो नहीं, लगते तो 40-45 साल का लगता है, लेकिन वो मतलब ऐसे जैसे नहीं, ऐसा ही बिल्कुल ऐसे माहौल फिर दोबारा पैदा हो ही गया। हाँ, हो ही मजा आ गया, 10 तारीख को मजा आ गया था। नहीं, पाकिस्तान ने तो जवाब दिया है। वो जो मियादाद का छक्का, आपने पता नहीं तब हम छोटे रहेंगे ना, शारजा में मारा था, मियादाद ने छक्का मारा था, टेप में देखते थे। नहीं, अगर आप देखें कि वाकई यानी ये अल्लाह ताला का वो ख़ास फजल था कि इस एक छोटी सी बैटल ने दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया पकड़ के। यानी जो भारत का गरूर था वो टूट गया। उसकी जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी थी, वहाँ पे उसको क्या नुकसान होगा आने वाले वक्त पे हम तो वाकई में जिस तरह जी भाई कहते हैं कि नेपाल भूटान वाला हाल था, बिल्कुल वही जा रहे। सारी एफर्ट्स जो तुमने करनी है पाकिस्तान इसको खुश रखने के लिए करनी है कि ये बहुत बदमस्त हाथी है, ये चढ़ दौड़ेगा तुम्हारे पे। उन्होंने एक तरफ हम पे हमले किए, ड्रोन्स भेजे, ये 10 तारीख की सुबह तक का मामला था। दूसरी तरफ से जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उन्होंने सऊदी अरबिया को इस्तेमाल किया, यूके को, यूएस को इस्तेमाल किया, यूएई को इस्तेमाल किया, और ये कोशिश की ये जो है जवाब न दें। और उस रोज 9 तारीख की शाम को 4-5 बजे के करीब सऊदी अरबिया का डिप्लोमेट वापस जाता है, और उनको शायद ये श्योरिटी देता है कि ये तुमको जो है रिटेलिएट करने नहीं जा रहे हैं। राणा साहब कभी उसके बाद और उन्होंने ये सोचा कि इनको मजीद दबाते हैं, और उनकी मिस कैलकुलेशन हुई, और हमारे लिए वो ब्लेसिंग थी। उन्होंने रात के 2 बजे जो भी था, 1:30 बजे 2 बजे जो है हमला कर दिया, और ये हम साफ देखते हैं कि इसमें डिवाइन इंटरवेंशन थी। सीधे अल्लाह ताला बीच में आया कि ये मेरी ममलिकत है, जैसे कहते हैं ममलिकत है खुदादाद, तो इसको मैं अब जो है वो कमजोर नहीं होने दूंगा। और फिर जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने तमाशा देखा, और जैसे मुदस्सिर साहब बता रहे थे ना कि अब हमारी जो इमेज बिल्डिंग हुई है पाकिस्तान की, जैसे बहुत सारे हम हमारे सऊदी अरब या मिडल ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ लेते हैं भाई भिखारी आ गए, लेकिन अब जो है वो देखेंगे कि पहलवान आए, बड़े सालों अब जो है बड़े पहलवान आए, इन्होंने बड़ों की जो है वो छुट्टी कर दी है, और ना चाहते हुए ऐसे नहीं। ओवरऑल भी आप सिर्फ आप मिलिट्री रिस्पांस ना देखें, ओवरऑल स्टेट का रिस्पांस बड़ा सोबर था, बड़ा डिसेंट था। मैंने उस पर पिछले दिनों में बात की कि हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। इसके बरक्स जब हिंदुस्तान में देखते हैं उनके मीडिया का क्या हाल था, उनके सोशल मीडिया का क्या हाल था, मिरासियों की तरह, मतलब जिस तरीके से, लेकिन उस तरह से वो जो था ना उनकी मदद के साथ। यार मैं वैसे एक बात बताऊं, गौरव आर्या का मानसिक संतुलन मुझे ठीक नहीं लगता। जी बख्शी साहब को भी वो
बचपन से तुमको नहीं, उसने अपने आप का तारुफ कराया, इंट्रोडक्शन कराया ऐसे ही। कि बेसिकली मैं फैनेटिक हूँ। मैं फैनेटिक और मैंने जैसे ऐसा मजहबी जुनून कभी पाकिस्तान और सिर्फ अपनी व्यूअरशिप और फॉलोअर्स के लिए सिर्फ उसने ये उसके लिए। किया असल में दुखी बात ये है, यही शबीर साहब मैं कहना चाह रहा था कि ऐसा जज्बाती जुनून मुझे लगता है एक केपेबल ही नहीं होता इंसान करने के लिए, जैसे वो परफॉर्मेटिव व्यूअरशिप का तमाशा किया जा रहा है, जैसे डिसइंजेन्युइटी के साथ हकीकतन वो ये सब नहीं मानता सही बात। कि वो जिस शिद्दत के साथ कह रहा है कि हमने आओ INS विक्रांत तुम भी चढ़ाई करो, बस कराची ले दो, मुझे लाशें चाहिए। INS विक्रांत को हिलने नहीं दिया हमारी नेवी ने, वो जो हिलता था उसको बोलते थे हम टारगेट रखे हुए हैं, हिलने ही नहीं दिया उसको। उसको क्या बोलते, लैम डक, वैसे उसको जो है लेम डक, बिल्कुल वैसे बना के उसको रखा हुआ था, जैसे वो बस बीच में खड़ा है। जो हिलता था यहाँ से उसको जो है वो सिग्नल जाते थे। तो ये हमने जो है नेवी ने भी हमारे बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। वो साहब को बोलने की भी इजाजत जो दी गई वो बड़ा अच्छा फैसला था। हाँ नहीं सही बात है। औरंगजेब किन्हीं साथ जो वो नेवी के साहब नेवी के थे, वरना अंकल जो थे हमारे, चाचू जी, वरना बेचारे नेवी वाले हमारे हमेशा ऐसे बेचारे पीछे रह जाते हैं। उनको ऐसे वो उनका उनकी किरदार कशी की जाती है कि यार ये बिल्कुल बस जैसे उर्दू स्पीकर्स की जमात है। और फिर आप देखें कि जो एक बहुत बड़ा रोब था जो वेस्टर्न मिलिट्री टेक का, यानी वो जो टूटा है, शराब जैसे टूटा बिल्कुल जैसे, यानी कि और मज़े की बात है कि इस्तेमाल कौन हुआ, पाकिस्तान। कमाल नहीं है मतलब कभी आप सोचते हैं तो लगता नहीं है कि रियल है। कुछ दोबारा जैसे सोवियत यूनियन के बाद उस टाइम पे जो मजे थे ना कि ओए हमने तोड़ दिया, ऐसे ही है जी, ऐसे यानी पाकिस्तान के लिए बड़ा फख्र का ये मौका है। लेकिन और चाइना के अंदर से आवाजें उठ रही जी, हैं कि इनको सब कुछ दो। अभी मैं एक लिस्ट पढ़ रहा था, उनकी एक डिफेंस एनालिस्ट है, उसका उसने कम से कम, मैंने मुदस्सिर साहब को भी दिखाया, कुछ 10-15 किस्म के लेटेस्ट वेपन्स उसने ऐसे दिखाए हैं, कहते हैं ये सब पाकिस्तान को दे दो, सब दे दो, इनायत हो गया जो तो अब एक चीज इसमें हमें किसने सोचा था कि अब याजूज माजूज मुसलमान एक सफ में खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसमें हदीस है ना, ये मैं अजराय तफन्नन कह रहा हूँ, तो खुदा के वास्ते वो याजूज माजूज नहीं है, लेकिन वाकई में हमारे और उनकी जो एक बिल्कुल एक मतलब मैं जो छोटा था, हु जिनताओ जब आया था ना इधर विजिट पे, तो तब मैंने पहली बार सुना था कि हम लोहे के भाई हैं और हमारे आयरन क्लैड ब्रदर्स और ये, और मैं कहता था यार ये मतलब जैसे चाइनीज मेरे लिए तो महदूद थे कि वो होटल जाके हम मंचूरियन खाते हैं ये इनसे हमारा क्या, या उनकी वो ब्रूस ली की फिल्में देखते थे या उनके वो नेल कटर्स वगैरह, तब तक वही था, बैटरियां ये वो, और ब्रूस ली वगैरह ये सब कराटे वराटे की फिल्में देखना, कंग फू की, तो समझ नहीं आता। नहीं, राहुल गांधी ने जो वहां पे बड़ा चीखा है वो बड़ी जबरदस्त, उसने पार्लियामेंट उसने कहा बेवकूफो, तुमने ये इतना बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान चाइना को नहीं मिलने देना, और तुमने ये क्या किया। बलूचिस्तान का जो एक सर्कस रचाया गया है पिछले 20 सालों में, वो CPEC और उसकी रुकावट के तौर पे, वो बुनियादी तौर पे यही, और हमारी डेफिनेटली रियासत के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो इस शरारत को अमेरिका के बिहाफ पे, हिंदुस्तान के बिहाफ में यहाँ करते रहे। और मैं क्योंकि चूंकि मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा था पीक पे CPEC के गवादर का, आपके वाले साहब तो काफी पॉइंटर्स में से थे, तो बराह रास्त मैंने देखा कि जैसे एक रात के अंदर चाइनीज पर्सोना नॉन ग्राटा हुए हैं और कोई नहीं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नल एंड वॉइड और फ्रॉड। यार पता शबीर भाई, मतलब यहाँ पे हमें क्लाइंट कंप्लेन करते थे कि यार ड्राइवर और वो मेड नहीं मिल रही, कि वो 40,000 50,000 पे चाइनीज ने रख लिया उसको जौहर टाउन में। तो अब एक बात चल रही थी प्रॉपर्टी के वो हमारे हलकों में और चेम्बर्स में बात हो रही थी कि यार ये होटलों के मेन्यू चाइनीज में लिखवाओ, क्या बात, इनको खाने की समझ नहीं आती। मतलब शालमी में औरत बैठी होती थी, वो उसके पास जाते थे, वो एक लफ्ज़ उर्दू अंग्रेजी का नहीं बोलती, उसके पास कैलकुलेटर है और वो बनाती है मिसाल तौर पे गुड़िया बनाती है या कैंची, उसके पास लाखों उसका ना मतलब यूनिट पड़ा हुआ है, कई 100 टन का सामान पड़ा हुआ है। आप शबीर साहब आए कि यार ऐसे इशारा किया, हाउ मच, कितने, उसने खट 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 कहना कि इतने का मैं दे रही हूँ। वो कहेगा अगर मैं MOQ क्या दूं, मैं अगर 1000 यूनिट ले लूं तुम्हारे से, तो वो कहेगी इतना डिस्काउंट, बस कैलकुलेटर पे बात करेगी। दिस वाज द टोटल कम्युनिकेशन। और वो बैठी हुई शालमी में ऊपर किसी दुकान के अंदर, जहाँ लोहे के ट्रेडर भी बैठे हुए, जहाँ पार्ट्स के ट्रेडर भी बैठे हुए, वो बैठी हुई लड़की, इतनी सी लड़की होगी,
इधर एक सोसाइटी जिसमें मैं काम कर रहा था, उसकी हेड डिजाइनर और आर्किटेक्ट चाइनीज आए। उसने वो स्कर्ट पहना होता था अपना ग्रीन रंग का, बटन टाई सूट टाई पहनती थी वो, और जनाब उसने बक्सा अपना वो ठक 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 आती थी, और खाने में क्या खा रही है, पीछे से अंडे चने लेके खा रही है। देवर एसिमुलेटिंग। सुबह सुबह पार्क में निकलते थे हम अपने मेन सोसाइटी में एरिया में, कोई वो रबर बैंड, वो स्ट्रेचिंग बैंड लेके वो योगा करने लग गया सुबह, वो कोई ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर रहा है, कोई दौड़ पे जा रहा है। गवादर वाले जो पोर्ट पे अथॉरिटी का अफसर था ना चाइनीज, उसने मेरे वालिद को कहा था, शलवार कमीज पहनता था और टका के उर्दू बोलता था, अच्छा कि मैं इधर मरूंगा, मैं इधर दफन होऊंगा, ये मुझे प्रोगेटिव मिल चुका है रियासत की तरफ से, अच्छा मैं गवादर में ही रहूंगा सारी, ये मेरा लाइफ का मिशन, मेरे लाइफ का मिशन है, जैसे जुनून की हद तक वो। और उसके शलवार कमीज आप देखते तो आप जैसे कहेंगे कि यार ये तो यहीं का है, ड्राइवर वाइवर कोई बेचारा, कोई मजदूर पत्थर तोड़ के आ रहा है, बिल्कुल वाश सादा सी जिंदगी, खदर टाइप टफ, बिल्कुल उसने जागर पहने हुए साथ अपने, उतनी बड़ी पानी की बोतल पकड़ी, तो दे वर सेटलिंग प्रॉपरली, एक पॉजिटिव सेंस में मैं इस बात को कह रहा हूँ। बट वो एक रात में जैसे आए हैं, इमरान खान साहब वाले नाराज होंगे, लेकिन किया तो उन्होंने नहीं। चाहे हम कहते हैं कि वो इसके आला कार बन, इतना ही नहीं, देखिए इसके पीछे तो सारे के पीछे भारत ही है ना, और उसकी सबूत भी हमारे पास है। अगर आज हमारे पास पानी की क्राइसिस है, उसके पीछे भी भारत ही है। आपका काला बाग डैम न बनना भारत का, उसके सबूत है। आपके बाकी जो है ये जैसे आप बता रहे थे, ये बलूचिस्तान और वहाँ की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये BLA वगैरह, इसके पीछे कौन है? सीधे ही पता चलता है कि ईरान में बैठे हुए हैं, वहाँ पे सारा वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। इमरात भी है, इमरात भी है, सारी बातें पूरा एक नेक्सस, क्योंकि उनको एक बड़ा चैलेंज है गवादर का, उस वजह से उसको फेल करना चाहते हैं। जबल अली के चक्कर में कराची को तबाह किया, बैरूत को तबाह किया, जबल अली में जाता कौन है वरना? हाँ, अब जो है वो गवादर के पीछे लगे हुए हैं। पहले वो उसके पीछे भी पड़े हुए थे, चाबहार के पीछे भी पड़े हुए थे, इमराती चाबहार के पीछे भी पड़े हुए थे। अब ये देखे ना, बिजनेस इनके जो लीडरशिप है दुबई बैठी है, पैसा दुबई से भी आता है वाया, वो मतलब वाया करके, और इसमें ईरान का वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे ऑपरेट कर रहा था कुलभूषण यादव यहाँ पे, जैसे तो हमने उस एविडेंस का, उस मुकदमे का कुछ किया नहीं इंटरनेशनल फ्रंट। जी वही मैं अर्ज कर रहा था ना कि हमने डिप्लोमेटिकली एडवोकेसी में बिल्कुल नील परफॉर्मेंस रही हमारी, और पता नहीं क्यों हम नील परफॉर्मेंस दे रहे हैं, समझ नहीं आती। आप देखिए ना, पहलगाम जब हुआ है तो इन्होंने पूरी दुनिया को सर पे उठाया है, बिल्कुल, और हमारी जाफर एक्सप्रेस का जब हुआ है कुछ भी नहीं हुआ, हम आपस में लड़ पड़े विद इन जो है स्टेट, हम आपस में एक दूसरे को जो है इल्जामात लगाते रहे, जबकि उसको पूरी दुनिया में जो है हाईलाइट किया जाना चाहिए था कि देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम मजलूम हैं, टेररिज्म हम पे हो रहा है, हम फेस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, TTP BLA सब हम सब। जबकि कश्मीर में जो है वो कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं वो तो, लेकिन इल्जामात हम पे और हमारा ही जो है वो, तो हमारा तो असल में वो पीस डॉक्ट्रिन था ना, जो मुशर्रफ के बाद और फिर ये चलता रहा, और ये पता नहीं क्यों था कि दूसरी तरफ से तो कोई ऐसी मतलब सिग्नलिंग भी नहीं थी। और यही मामला हमारे यहाँ जो सेकुलर्स और लिबरल्स हैं वो टू स्टेट सोल्यूशन के वाले से कहते हैं कि यार आप बस टू स्टेट सोल्यूशन जो है मान जाओ, हालांकि इसराइली खुद नहीं मानते, वो कहते हैं कौन सी, वही बात है कि ना वो मानते हैं ना ये मानते हैं कि कोई पीस होना चाहिए। अब पता नहीं क्यों कि हमारी तरफ से क्या ऐसा प्रेशर है कि हमें ऐसा करना पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या फिर नुकसान होता है। तो वही बात है कि ये तो अल्लाह ताला ने करम किया कि टैक्टिकली हमें एक एज हासिल हो गया, लेकिन क्या हम इस पे कैपिटलाइज कर पाएंगे, क्या हमारी बाकी सारी जो एरियाज़ हैं, वेन्यूज़ हैं, उनमें हम वो कर पाएंगे जो रिक्वायर्ड है, तो ये हमारे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग। हाँ सॉरी, चाचा जान जो है आपके मुदस्सिर साहब और ये शबीर भाई, इन लोगों का प्लेटफॉर्म है द रिवाइवल। हाँ जी, और इन लोगों का पिंडी में सेटअप है, बहुत प्यारे लोग हैं, आप रब्ता भी कर सकते हैं, प्रोग्राम इनके बराह रास्त देख सकते हैं। अब मेरे ख्याल में मुझे शर्म खानी चाहिए और अगला ये प्रोग्राम पिंडी में ही होगा आपके पास इंशाल्लाह जी। मेरा फेलियर है वेलकम और इस बारी मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा इंशाल्लाह, और जिस तरह आपको रुका सूखा यहाँ हमने रखा है, इस तरह नहीं सर कोई ऐसा आपको नहीं। मैं अच्छा, इसमें मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो पिछले 2019 अगस्त से कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर में जो लोगों में डिप्रेशन था, मायूसी थी, नाउमीदी थी,
इस 4 दिन के मार्के के बाद जो है वहाँ एक नई जिंदगी। अच्छा। हाँ, एक नई उम्मीद जगी है। ये मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, जब आप कुछ होते हुए देखते हो और अपने दुश्मन को जलील रुसवा होते हुए देख, और जहाज तो वहीं गिरे हैं ना, हाँ उन्होंने तो देख लिया, उन्होंने तो अच्छी तरह तमाशा देखा ना, और फिर उन्हें ड्रोन्स भी देखे श्रीनगर शहर में और बाकी कई इलाकों में जो, और बादाम बाग जो है श्रीनगर में इनका बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है और शायद कोर कमांडर भी वहाँ पे होता है, तो वहाँ तो कई घंटों तक जो है वो ड्रोन उसके ऊपर जो है वो दे रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा ये इसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और दूसरा ये कि ये लड़ाई अब हमने सब मिल कर लड़नी है। अगर ऐसा वक्त अब आता है तो हमने एक होकर लड़नी है, और कोई आप अपने सारे जितने भी हमारे इख्तिलाफात हैं उसको बाला ताक रखकर हमें जो है मैदान में उतरना है। और जैसे इन 4 दिनों में पाकिस्तान एक कौम थी, इसी तरह से जो है आगे आने वाले जो भी मार्के होंगे, कुछ बदनसीब थे कि जो इस पूरे जो मतलब हम उनके लिए भी दुआ गो हों कि उनको भी अक्ल आए, और फायदा नहीं हुआ उनको, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट्स हैं, एंजॉय भी करें और इससे इस पर कैपिटलाइज भी करना है। ये गैल्वेनाइज होने चाहिए, ये नहीं कि बस अब मजा लेके अब आगे चल। हाँ जी, ऐसा ही बिल्कुल जी। मैं अब हमारे मेहमान एक आए हैं, अब अंग्रेजी में सेगमेंट शुरू हो जाएगा हमारा आखिरी सेगमेंट, तो मैं इजाज़त भी लूँगा। आप लोग की बहुत मेहरबानी, आप लोग आए, बहुत शुक्रिया।